Hello everyone, welcome back at ACA's online learning platform. क्लास 12 के केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 5 चल रहा था। चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री था। टोटल उसमें 5 टॉपिक पढ़ने थे। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन को हमने कंप्लीट कर दिया था। लेक्चर नंबर 41 में हमने सेकंड टॉपिक स्टार्ट किया था। तो जो सेकंड टॉपिक था उसका नाम था कैटेलिसिस। उसमें हमने 4 टर्म पढ़ लिए थे, पॉजिटिव, नेगेटिव, ऑटो और इंड्यूस्ड कैटेलिस्ट पढ़ लिया था। स्टेट के बिहाफ पर कैटेलिस्ट 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से 2 टाइप होते हैं? पहला होता है होमोजीनियस कैटेलिसिस। होमोजीनियस कैटेलिसिस। होमोजीनियस कैटेलिसिस तरह का कैटेलिसिस होता है। तो दूसरा होता है हेटेरोजीनियस कैटेलिसिस। होमोजीनियस कैटेलिसिस ऐसा कैटेलिसिस होता है जिसमें तीनों की जो फिजिकल स्टेट है वो सेम हो। तीनों की मीन्स रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटेलिस्ट, तीनों की फिजिकल स्टेट जब सेम होती हो, इस तरह के कैटेलिसिस को कहते हैं अपन होमोजीनियस कैटेलिसिस। एग्जाम्पल के तौर पर देखो भाई, पहला एग्जाम्पल है SO2 प्लस O2 की रिएक्शन से प्रोडक्ट बनता है SO3 2SO2 लेते। यहाँ NO कैटेलिस्ट के तौर पर यूज में लिया जाता है। सबकी जो स्टेट है वो गैस है, सारे के सारे गैस इस स्टेट में, रिएक्टेंट भी, प्रोडक्ट भी और कैटेलिस्ट भी। इस रिएक्शन को ग्लास चैम्बर मेथड बोलते हैं। ग्लास चैम्बर में ये रिएक्शन होती है, इसको ग्लास चैम्बर मेथड बोलते हैं। याद आ रहा हो तो यही केमिकल रिएक्शन थी, 2SO2 प्लस O2 से SO3 बनता था। यहाँ हम वेनेडियम का पेंटाऑक्साइड पॉजिटिव कैटेलिस्ट में मैं उसका एग्जांपल बता चुका हूँ। उस प्रोसेस को कॉन्टेक्ट प्रोसेस कहते हैं। दूसरा एग्जांपल है जैसे C12H22O11 इसको बोलते हैं सुक्रोज। सुक्रोज जो होता है ये टूटता है C6H12O6 में प्लस C6H12O6 में टूटता है। एक का नाम देते हैं अपन ग्लूकोज, दूसरे का नाम देते हैं अपन फ्रक्टोज, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। 12th क्लास के बायोमोलिक्यूल में मैं पढ़ाऊंगा इनकी स्ट्रक्चर कैसे अलग है। सुक्रोज भी लिक्विड स्टेट में होता है, ग्लूकोज भी लिक्विड में और फ्रक्टोज भी लिक्विड स्टेट में होता है। यहाँ काम आने वाला जो कैटेलिसिस है, एंजाइम जो है, एंजाइम भी कैटेलिस्ट ही होता है। जो कैटेलिस्ट जाइमेज है वो भी लिक्विड स्टेट में काम आता है। यानी सारे के सारे यहाँ कौन सी स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में है। तो ये 2 इसके एग्जाम्पल है जहां हम होमोजीनियस कैटेलिसिस पर पढ़ रहे हैं। हेटेरोजीनियस कैटेलिसिस जो है वहां तीनों में से किसी की भी फिजिकल स्टेट अलग हो, ऐसे कैटेलिसिस को कहते हैं हेटेरोजीनियस कैटेलिसिस। एग्जाम्पल देख लो, पहला एग्जाम्पल है N2 प्लस 3H2 से 2NH3 जब बनता है, इसको हम हेबर प्रोसेस कहते हैं। N2 गैस है, H2 भी गैस है और NH3 भी गैस इस स्टेट में बनता है। लेकिन यहाँ कैटेलिस्ट की स्टेट अलग है। कौन सी है? सॉलिड। दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं आप, वेजिटेबल ऑयल जो है सर लिक्विड स्टेट में, ये कन्वर्ट होता है वेजिटेबल किसमें? घी में। ये भी लिक्विड स्टेट में है, लेकिन यहाँ लेने वाला कैटेलिस्ट जो है निकल, वो सॉलिड स्टेट में लिया जाता है। नोट्स में 3-3, 4-4 एग्जाम्पल इनके लिखे हुए हैं। डेफिनेशन बड़ी सिंपल है। होमोजीनियस कैटेलिसिस में तीनों की फिजिकल स्टेट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, कैटेलिस्ट, तीनों की सेम, जबकि हेटेरोजीनियस में तीनों की क्या होती है? अलग होती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं एंजाइम, पढ़ते हैं एंजाइम क्या होता है। हमारा फिर अगला टॉपिक रहेगा व्हाट इज एंजाइम।
एंजाइम क्या होता है? एंजाइम क्या होते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स के शरीर के अंदर काम आने वाले कैटलिस्ट को क्या कहते हैं? अपन एंजाइम कहते हैं। यानी एंजाइम हमारे एनिमल्स के और जो प्लांट्स है, पेड़ पौधे हैं, इनके शरीर के अंदर, इनकी बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनकी रेट को इंक्रीज करने के लिए जो भी कैटलिस्ट काम आते हैं उनको हम कहते हैं एंजाइम कहते हैं। डेफिनेशन होती है एंजाइम की क्या? एंजाइम जो होते हैं वो मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं। मैक्रो का मतलब बहुत बड़े मॉलिक्यूल होते हैं। और किससे बने होते हैं? ये नाइट्रोजन से बने हुए बहुत बड़े जायंट मॉलिक्यूल्स हैं। नाइट्रोजन से बने हुए बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जो क्या काम करते हैं? जो प्रोटीन नेचर के होते हैं सर, जो प्रोटीन नेचर के होते हैं, जो हमारे शरीर में कैटलिस्ट का काम करते हैं, इसीलिए इनका नाम बायो कैटलिस्ट भी होता है। प्लांट्स और एनिमल्स के शरीर में काम करने वाले कैटलिस्ट जो है, प्लांट्स और एनिमल्स के शरीर में होने वाली जितनी केमिकल रिएक्शंस हैं, इन केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए जो भी कैटलिस्ट काम आते हैं वो बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं। नाइट्रोजन से ये मिलकर बनते हैं। और ये क्योंकि बायोलॉजिकल जो भी स्पीसीज होते हैं, प्लांट्स एनिमल्स लिविंग है, बायोलॉजिकल स्पीसीज है, उनके शरीर में काम आने वाले कैटलिस्ट है, इसलिए इनका नाम बायो कैटलिस्ट भी होता है। चौथी खास बात है कि इनकी जो साइज होती है सर, साइज वो लगभग 10 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में होती है। मतलब ये कोलोइडल रेंज के होते हैं सर। और कोलोइड जो अगला टॉपिक रहेगा उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि किसी भी कोलोइड में कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया जाए। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है जैसे NaCl का सॉल्यूशन, CuSO4 का सॉल्यूशन, ZnSO4 का सॉल्यूशन, ये डाल दिया जाए तो हम कोलाइड को, जो कोलोइड बन रहा है सॉल्यूशन से, उसको हम अनस्टेबल बना सकते हैं, यानी उसकी रिएक्टिविटी को खत्म कर सकते हैं। तो एंजाइम की साइज में कोलोइडल साइज के होते हैं और इसमें बाहर से कोई इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है तो इसका कोगुलेशन किया जा सकता है। कोगुलेशन का मतलब उस एंजाइम को खत्म किया जा सकता है, उसकी प्रॉपर्टी को खत्म किया जा सकता है। एक चीज और नोट करना, सारे के सारे एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन नेचर के होते हैं। मतलब सारे एंजाइम प्रोटीन के एग्जाम्पल है, ऐसा मान लीजिए आप। तो आप यहां से एक पॉइंट बना सकते हैं, 5वां पॉइंट ऐसा लिख सकते हैं कि ऑल एंजाइम तो प्रोटीन होते हैं। ऑल एंजाइम्स, सारे एंजाइम कैसे होते हैं? प्रोटीन होते हैं। बट ऑल प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। कहने का मतलब प्रोटीन के एग्जाम्पल एंजाइम है, तो सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं लेकिन सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। एग्जाम्पल क्या क्या है सर? हमारे शरीर में काम आने वाले कौन कौन से एंजाइम काम करते हैं उस पर बात करते हैं। हमारे शरीर में काम आने वाले जो एंजाइम है उसमें कौन कौन काम करते हैं? सबसे पहले तो एक जो मिल्क होता है ना सर, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए लैक्टोबेसिलाई नाम का एक एंजाइम होता है जो मिल्क को कन्वर्ट करता है, किसमें? कर्ड में कन्वर्ट करता है। इसके बाद में है स्टार्च जो होता है ना, स्टार्च। इस स्टार्च को एक एंजाइम होता है टाइलिन। टाइलिन जो है वो माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। एक एंजाइम होता है एमाइलोज। बायो में पढ़ा होगा आपने 11th में, स्टार्च को एमाइलोज जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ये एंजाइम्स हैं। टाइलिन हुआ, हमारी जीभ में होता है टाइलिन, मुंह में होता है, कहने का मतलब टाइलिन एंजाइम है। खाना खाते हैं तो टाइलिन साथ साथ खाने के साथ मिक्स होता रहता है। स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने के लिए टाइलिन हो गया, एमाइलोज हो गया। एक डायस्टेज भी होता है, ये भी क्या काम करता है? स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये हमारे शरीर में काम आने वाले क्या है? एंजाइम्स हैं।
हमारी यूरिन में होता है यूरिया, और यूरिया का स्ट्रक्चर होता है NH2C डबल बॉन्ड O NH2। इस यूरिया को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में NH3 और CO2 में कन्वर्ट करने का जो काम है वो करता है यूरिएज करता है सर, यूरिएज। चौथा हो गया सर फोर्थ। अभी मैंने बताया कि C12H22O11 जो होता है ये होता है सुक्रोज। गन्ने से मिलता है अपने को, मीठी चीजों से मिलता है, अंगूर से मिलता है, जो चीकू होता है उससे मिलता है, गन्ने से मिलता है। सुक्रोज जो होता है वो फर्मेंटेट होता है, टूटता है C6H12O6 प्लस C6H12O6। एक का नाम होता है ग्लूकोज, तो दूसरे का नाम क्या होता है? फ्रक्टोज नाम होता है। तो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ने का काम कौन सा एंजाइम करता है? जाइमेज करता है सर। पांचवा, ग्लूकोज जो होता है ना C6H12O6 जो है इसको तोड़ता है C2H5OH प्लस CO2 में तोड़ने का जो काम है वो एक एंजाइम करता है, उसको कहते हैं अपन इन्वर्टेज एंजाइम कहते हैं। इस तरह के एंजाइम आपको डे टू डे लाइफ में अपन इनको फेस करते हैं। लैक्टोबैसिलाई है, टाइलिन है, एमाइलेज है, डायस्टेज है, यूरिएज है, जाइमेज है, इन्वर्टेज है। इस तरह के एंजाइम से हम डे टू डे लाइफ में क्या करते हैं? डील करते हैं। इन एंजाइम की खास प्रॉपर्टीज होती हैं, 7 प्रॉपर्टी 6 प्रॉपर्टी इनकी हम पढ़ेंगे। ये एंजाइम जो होते हैं किसी एक केमिकल रिएक्शन की रेट को बढ़ाने के लिए कोई एक ही एंजाइम होता है। मतलब एंजाइम जो होता है वो नेचर में स्पेसिफिक होता है। एंजाइम की बहुत कम क्वांटिटी रिएक्शन की रेट को लाखों टाइम तक बढ़ा सकती है। मतलब इनकी हाई एक्टिविटी होती है। ये सेलेक्टिव होते हैं। सेलेक्टिव का मतलब एक एंजाइम एक ही रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं। हर एंजाइम एक ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच पर अपना काम अच्छे से करता है। कुछ सब्सटेंस हमारे शरीर में ऐसे होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा भी देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को कम भी कर देते हैं। तो आइए पढ़ते हैं अपन एंजाइम से रिलेटेड इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स में अपने को क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़नी है देखना होगा। एंजाइम जो है वो हाई रिएक्टिविटी होती है। हाई रिएक्टिविटी का मतलब ये है फ्यू अमाउंट ऑफ एंजाइम कैन इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन अप टू 1 लाख टाइम। थोड़ा सा अमाउंट भी से इसका फ्यू अमाउंट, थोड़ा सा अमाउंट भी क्या कर देता है रिएक्शन की रेट को 10⁶ टाइम्स क्या कर देता है इंक्रीज कर सकता है। 10⁶ का मतलब है 1 लाख गुना तक रिएक्शन की रेट को क्या कर देता है बढ़ा देता है। मतलब किसी एंजाइम के बिना रिएक्शन हो और किसी एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन हो, इसमें स्पीड में 1 लाख गुना तक 1 लाख टाइम्स तक डिफरेंस आ सकता है। दूसरा क्या हुआ, ये सेलेक्टिव होते हैं सर। सेलेक्टिव कह दो, ये स्पेसिफिक होते हैं सर। स्पेसिफिक का मतलब है 1 रिएक्शन 1 एंजाइम पर काम करते हैं। हर रिएक्शन के लिए एक एंजाइम फिक्स होता है, किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक एंजाइम फिक्स है, और दोनों वाइस वर्सा है। मतलब इस रिएक्शन को यही एंजाइम कैटेलाइज करेगा और ये एंजाइम केवल इसी रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा, किसी दूसरी रिएक्शन को कैटेलाइज नहीं करेगा। यानी इस रिएक्शन को केवल ये एंजाइम केवल कैटेलाइज कर सकता है, इसके अलावा इसकी स्पीड को कोई दूसरा एंजाइम नहीं बढ़ा सकता। और ये एंजाइम इस रिएक्शन के अलावा किसी दूसरी रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज नहीं कर सकता। यानी ये स्पेसिफिक नेचर के होते हैं। तीसरा जो है, तीसरा वो क्या है, 1 मोल में एंजाइम ले लूं। ये मान लीजिए मैंने 1 मोल एंजाइम ले लिया, अब इसका 1/16 पार्ट ले लूं ना मैं, यानी
इसका 1,00,000 पार्ट बना दो, इसके 1,00,000 टुकड़े कर दूं, एक टुकड़ा ले लो, ये भी किसी केमिकल रिएक्शन की जो रेट है उसको 10⁻⁶ टाइम्स तक बढ़ा सकता है, 1,00,000 गुना तक क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। 4th नंबर पर बात करते हैं। 4th नंबर जो है उस पर मैं लिख रहा हूं ऑप्टिमम टेम्परेचर लिख रहा हूं। ऑप्टिमम टेम्परेचर का ये मतलब है हर एंजाइम एक टेम्परेचर रेंज पर काम करता है। यदि इतना टेम्परेचर मिलता है तो वो एंजाइम अपना काम बेहतर तरीके से करेगा, यानी उस एंजाइम की एक्टिविटी ज्यादा होगी। यानी किसी एंजाइम से हमें अच्छे से काम करवाना है तो उसको हमें एक ऑप्टिमम टेम्परेचर देने की जरूरत है। लगभग सारे एंजाइम 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या करते हैं, अच्छे से काम करते हैं। हमारा शरीर जो होता है, एक कहते हैं ना स्वस्थ शरीर का तापमान जो है तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका यही मतलब है कि जिसके शरीर का, जिसकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका मतलब उसके शरीर में काम आने वाले जितने एंजाइम्स हैं प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर इज द सुटेबल टेम्परेचर एट विच द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज हाईएस्ट। किसी एंजाइम की एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो, इस टेम्परेचर रेंज को कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं 5th पॉइंट पर बात करते हैं। 5वें पॉइंट पर बात करते हैं तो हम कहते हैं ऑप्टिमम पीएच क्या होती है। ये वो पीएच रेंज होती है जहां एंजाइम की एक्टिविटी हाईएस्ट हो। पीएच रेंज जो है नॉर्मली एंजाइम्स के लिए 5 से लेकर 7 रहती है, लेकिन कहते हैं कि ह्यूमन बॉडी जो होती है, मनुष्य का जो शरीर होता है, उसके लिए ऑप्टिमम जो पीएच है वो 7.4 के अराउंड होती है। इस फिगर में एक बार नोट से क्रॉस चेक भी कर लेना। 7.4 के आसपास यदि हमारे शरीर का पीएच होगा, एंजाइम बेहतर तरीके से काम करते हैं। इसके बाद होते हैं को एंजाइम। क्या होते हैं को एंजाइम? का दूसरा नाम प्रमोटर भी होता है। प्रमोटर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। एक्टिविटी ऑफ एंजाइम को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे सर। एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाने वाले सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं, को एंजाइम कहते हैं। हमारे शरीर में जिंक काम करता है, हमारे शरीर में आयरन होता है +2 में, हमारे शरीर में कोबाल्ट होता है +2 में, सोडियम होता है +1 में। ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेज है जो हमारे शरीर में काम कर रहे एंजाइम्स की हौसला अफजाई करते हैं। कहते हैं बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, तुम लगे रहो। यानी कहने का मतलब एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, हमें और ज्यादा काम करने के लिए मजबूर करते हैं ये। 7वें नंबर पर आते हैं पॉइजन। एंजाइम पॉइजन क्या होता है? एंजाइम पॉइजन का दूसरा नाम इनहिबिटर भी होता है। इनका क्या काम होता है? एंजाइम पॉइजन या एंजाइम इनहिबिटर का काम होता है एंजाइम की एक्टिविटी को कम करना। एंजाइम की एक्टिविटी को कम करने वाले सब्सटेंसेस लाइक HCN है, CH2 है। ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो क्या करते हैं, जो एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देते हैं। तो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ये एंजाइम से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज है। अगले लेक्चर में हम एंजाइम से रिलेटेड इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे। एंजाइम की मैकेनिज्म के बाद हम पढ़ेंगे कि सेल्फ सेलेक्टिव कैटलिस्ट क्या होते हैं, जिन्हें हम जियोलाइट कहते हैं। उनके बारे में ज्यादा स्टडी अगले लेक्चर में करेंगे अपन। तब तक आप इसके नोट्स लिखिए। 12th क्लास के बच्चों के लिए एक मैसेज है, जो मेरी क्लास देख रहे हैं वो भी, और आपकी रेंज में जितने आपके फ्रेंड सर्कल में जितने भी आपके क्लासमेट हैं, उन तक ये मैसेज पहुंचा दिया जाए कि अपना स्कूल 1 सितंबर या 2 सितंबर, जब भी गवर्नमेंट कह रही है, सितंबर के 1st डे को या 2nd डे को रीओपन हो रहा है। तो जिन बच्चों ने अपना रिन्यूअल जमा नहीं करवाया वो सुन लो भाई। रिन्यूअल फॉर्म वाले बच्चे, बस का पास बनवाने वाले बच्चे, यूनिफॉर्म के लिए कांटेक्ट करने वाले बच्चे और होमवर्क चेक करवाने वाले बच्चे, आपको आना है इस वीक में वेडनेसडे से लेके फ्राइडे के बीच में।
बुधवार से लेकर शुक्रवार के बीच में, और आपकी टाइमिंग रहेगी 10 बजे से 1 बजे के बीच। हम लोग स्कूल में ही मिलेंगे आपको 10 बजे से 1 बजे के बीच में। रिन्यूअल फॉर्म जिसका जमा नहीं हुआ है उसके लिए, बस का पास बनवाना यदि आप बस से आते हैं उसके लिए, यूनिफॉर्म से रिलेटेड कोई क्वेरी है उसके लिए, और होमवर्क तो सारे बच्चों को चेक करवाने आना ही आना है। तो 12th क्लास के कंप्लीट बच्चे जो भी मेरा ये लेक्चर देख रहे हैं, इंग्लिश मीडियम के बायो और मैथ्स, टोटल सारे बच्चे, 10th और 11th के बच्चे भी, आपके घर में कोई 10th और 11th का बच्चा भी है, यानी 10th, 11th और 12th का कोई से भी मीडियम का बच्चा हो, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे को, मतलब कल से ही आना है आपको। आज ट्यूसडे को तो आप ये लेक्चर देख ही रहे हैं। 10 बजे से 1 बजे के बीच में आके स्कूल में कांटेक्ट करना है, हम लोगों से होमवर्क चेक करवाना है, बाकी के काम काउंटर पे अनिल जी से कांटेक्ट करना है। इसके लिए क्लास टीचर कॉल भी कर देंगे। 12th मैथ्स को मैं कॉल करूंगा, हो सकता है मेरा फोन लगे नहीं, आपका नेटवर्क में फोन ना हो, पेरेंट्स उठाए नहीं, आप फोन नहीं उठा पा रहे हैं, तो आपको मैंने अभी इन्फॉर्म कर दिया है, आप वेडनेसडे से फ्राइडे 10 से 1 के बीच में स्कूल आकर मिलेंगे।